नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये खास कार्यक्रम में सत्ता, साजिश और सियासत। देखिए, बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर है और आपको बता दूं कि आज नीतीश कुमार जमुई में थे, उसके बाद फिर वो नवादा भी गए थे और ऐसे में उन्होंने कई सारे योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और अब कई सारी चीजें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। राजनीति में काफी ज्यादा उथल पुथल भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं केसी त्यागी के बारे में कि आखिर उन्होंने नीतीश का साथ क्यों छोड़ा, जेडीयू का साथ क्यों छोड़ा। साथ ही हम बात करने वाले हैं बंगाल चुनाव को भी लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बंगाल चुनाव अप्रैल मई में होने वाला है और ऐसे में वहां भी कई सारी चीजें फिलहाल चल रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो भवानीपुर से लड़ेंगी और नंदीग्राम की तरफ वो देख तक नहीं रही है। साथ ही हम आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन भी काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहा है और कई सारे आईएएस का ट्रांसफर भी कर रहा है। तो ऐसे में हम शुरू करते हैं ये चर्चा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। हेलो सर। हेलो। और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट सागर कुमार। नमस्कार सर। सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर केसी त्यागी ने जेडीयू का साथ क्यों छोड़ा, नीतीश का साथ क्यों छोड़ा? देखो, केसी त्यागी जदयू के पुराने और कद्दावर नेता रहे हैं जी, है ना, लेकिन उन्होंने जो है इस बार जदयू को छोड़ दिया। नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा, जदयू को उन्होंने छोड़ दिया, पार्टी को छोड़ दिया। पार्टी को। बात भी हुई आज फोन पर न्यूज हाट की, उसमें जो उन्होंने स्वीकारा भी कि भाई हम जो है इस बार जो सदस्यता अभियान चला जदयू का, हम मेंबर नहीं बने। जब पूछा गया कि आप मेंबर नहीं बने तो इसका मतलब जदयू को छोड़ दिए, तो बोले हाँ, पार्टी को हमने छोड़ दिया। तो उन्होंने स्वीकारा कि उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन जदयू का साथ वह नहीं छोड़ेगा। 2 दशक से लोग हैं, 2003 से ही है। आज कोई नई दोस्ती नहीं है। वो भी समाजवादी नेता है और नीतीश कुमार भी पुराना समाजवादी है। अभी भी कहे कि 22 मार्च को जो है इन लोगों की दिल्ली में बैठक होगी, बैठक भी वो करेंगे केसी त्यागी और नई रणनीति उसमें घोषित होगी। ऐसा नहीं कि राजनीति से संन्यास नहीं लिया, जदयू का साथ उन्होंने छोड़ दिया। नीतीश कुमार से पुरानी दोस्ती है, अभी भी बोले कि हमारा जो सम्मान उनके प्रति है वो अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन अब हम जदयू में नहीं रहेंगे, अपनी एक नई धारा बनाएंगे। लोग तो कहते हैं कि वह उत्तर प्रदेश जाएंगे। जी, उन्होंने इच्छा जताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति का मतलब हो गया कि वहां जो 26 है ना, 2026 है, तो 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। तब वहां जाकर वह, क्योंकि जदयू में है इसलिए वह एनडीए गठबंधन में है, तो जदयू को छोड़ दिए, एनडीए गठबंधन में नहीं रहेंगे। एनडीए गठबंधन में नहीं रहे तो हो सकता है कि वहां एक कोई नया जो है समाजवादियों का एक नया संगठन बनाए, उसके साथ जुड़े, है ना, वहां सक्रियता दिखाएं विधानसभा चुनाव में। या यह भी संकेत है, या वह जो है भाजपा के साथ जुड़े वहां जाकर, यह भी एक संकेत। यह भी संभव है कि समाजवादी की रटू लगाए हुए हैं कि लोहिया, चरण सिंह, इन लोगों का नाम लेते हैं अक्सर, है ना, राम मनोहर लोहिया जी का। तो हो सकता है कि वहां एक पुराने समाजवादियों का एक संगठन बना ले जो एक नई चुनौती पैदा करे, कि वो रहने वाले भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। उत्तर प्रदेश की ही राजनीति से वह राष्ट्रीय राजनीति में आए। हालांकि वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतना सक्रिय नहीं थे, वो जब भी पदार्पण किए तो राष्ट्रीय राजनीति में और वहीं पर वह रहे। जदयू के महासचिव भी हुए, जदयू के सब कुछ हुए, लेकिन उनकी एक इच्छा जदयू की थी जो वह नहीं बन सके, वह था राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का। नीतीश कुमार ने कभी उनको नहीं बनाया, है ना। पिछली बार जब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को बनाया गया था, उस समय भी उनको कोई पद नहीं दिया गया। वो सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार, है ना, प्रवक्ता भी रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के, लेकिन
थी, उनकी एक इच्छा थी कि हमको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। लेकिन वह सब मन महसूस कर हुआ रहे पार्टी में। अब उनको यह इच्छा थी, जिसको हालांकि वह इनकार करते हैं, कहते भी हैं, बहुत तरह की बात उसमें बताते भी हैं। देखियो, उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा की जो सीट बिहार से खाली हो रही है, 2 सीट जदयू कोटे से, उसमें से 1 सीट हमको भी दिया जाता। अच्छा। क्योंकि उसमें जो है कारण है कि एक हरिवंश नारायण सिंह को नहीं दिया गया, क्योंकि वह 2 टर्म रह चुके थे जदयू से राज्यसभा के मेंबर, और रामनाथ ठाकुर भी 2 टर्म रह गए। तो जदयू का सिद्धांत रहा है कि 2 से अधिक मौका वह नहीं देता है। नीतीश कुमार जी की ही यह पार्टी है, तो स्वाभाविक है उनको एक उम्मीद रही होगी कि जब हरिवंश नारायण सिंह का नाम कटेगा, सियासत में तो चर्चा थी, तो रामनाथ ठाकुर का भी नाम कटेगा, उसकी जगह पर हमको मौका मिले। क्योंकि एक सवर्ण थे हरिवंश नारायण सिंह, उनका पत्ता कट गया, और एक ओबीसी थे, अति पिछड़ा जाति के, है ना, रामनाथ ठाकुर जी। क्योंकि रामनाथ ठाकुर कौन है? रामनाथ ठाकुर हैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, नाई समाज से। तो इनको थे कि हम अगर सवर्ण और पिछड़ा का कोटा बनता है तो सवर्ण में हमारा नाम आ जाएगा, और पिछड़ा में नीतीश कुमार जी आ गए तो पिछड़ा हो गए। लेकिन सब चीज फाइनल हो गया, उनका नाम कहीं तक चर्चा में भी नहीं आया जदयू में कि केसी त्यागी को भी बनाया जाए, मौका दिया जाए, और इसके पहले भी कभी नहीं बनाया गया। तो मतलब ये एक कारण हो सकता है। देखो, ये एक कारण हो सकता है शुभ, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया 16 को आया ना रिजल्ट रात में जी, और 17 मार्च को जो उन्होंने घोषणा कर दी कि हाँ अब हम जदयू में नहीं। उन्होंने तो कहा कि हम इस्तीफा देती है जी, लेकिन इस्तीफा का कोई चर्चा नहीं है। पार्टी जदयू के नेता लोगों ने भी, वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा, खुद कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये हो गया, उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि हमने तो मेंबर ही नहीं बने, तो जब सदस्य ही नहीं है तो फिर पार्टी में रहने के इस्तीफा देने के क्या सवाल जी। तो ये उनकी है। लेकिन उनका कहना है इस संदर्भ में, राज्यसभा वाली बात पर उन्होंने कहा भी है ना, कि भाई हमको तो 2013 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था, नीतीश कुमार जी के द्वारा बोला कर दिया गया, मेंबर बनाया गया। तो ऐसी कोई बात रहती तो नीतीश कुमार जी खुद कहते, हाँ ना मेरी कोई इच्छा थी, हमने भी कोई इसका अपनी इच्छा का इजहार नहीं किया, हम बताया नहीं नीतीश कुमार के सामने, ऐसा नहीं है। तो ये सब बातें जो है उनके अनुसार, ये सब बातें जो है नहीं है। हम अब चूंकि पार्टी में नहीं रहना चाह रहे थे, पार्टी का मेंबर ही नहीं बने, इसीलिए अब हमको नई विचारधारा, मतलब नया कोई कुछ करने का मन में आया, इसलिए 22 तारीख को दिल्ली में ही पहले बैठक है इन लोगों की। उसके बाद उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट करेंगे या क्या राजनीति करते हैं दिल्ली की बैठक के बाद, यही उसमें स्पष्ट होगा। लेकिन राज्यसभा का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद उनका जो है जदयू छोड़ना, यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं उनकी भी अभिलाषा थी, इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाने की, है ना। नहीं तो एक क्षोभ होगा कि नीतीश कुमार जी अब राज्य छोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी तो नहीं छोड़ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी वो कैंडिडेट नामांकन करने वाले हैं और फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पार्टी जदयू के बनने जा रहे हैं। लेकिन जब वह दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो केसी त्यागी दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे भी सागर जी कि क्या आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, बातचीत हुई हम लोगों की, केसी त्यागी से हमने फोन के माध्यम से बातचीत किया। हालांकि सर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि क्या कुछ वो कह रहे थे, लेकिन देखिए एक इंटरव्यू दे रहे थे, वो किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा, बड़ी स्पष्ट तरीके से कहा है उन्होंने कि 50 वर्षों से अधिक समय तक समाजवादी विचारधारा साझा की है, नीतीश जी के साथ हमारा रिश्ता अटूट है।
बस बात यह है कि मैं उत्तर प्रदेश में किसी अन्य राजनीतिक दल के बैनर तले नई राजनीतिक जमीन तलाश कर रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत बड़ी लाइन है ना। मतलब उत्तर प्रदेश के किसी राजनीतिक दल के साथ वो अटैच हो रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी वहां पर है, बसपा है, लेकिन संभवतः जैसा सर ने बताया कि समाजवादी विचारधारा से रहे हैं, लोहिया के विचारों से प्रेरित रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के विचारों से प्रभावित रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा उम्मीद समाजवादी पार्टी की तरफ ही है। क्योंकि देखिए कई बार आपको भी याद होगा सर, पिछले ही बार एक बयान दे दिए थे, जबकि अच्छा बयान दिए थे कि नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। उस पर भी खूब हल्ला हंगामा हुआ और जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने उनके पार्टी में है ये नहीं, उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया था। तो ऐसे कई बार देखने को मिला है। पहले भी इजराइल वाले मुद्दे पे कई ऐसा 2-3 बयान वो दिए जो कि पार्टी लाइन से अलग था, गठबंधन धर्म से अलग था। बार बार चूंकि भाजपा के साथ ना है अब जदयू, तो भाजपा के हिसाब से, भाजपा के जो एजेंडे सूट करते हैं भाजपा को, उस हिसाब से वो बयान नहीं देते थे और इसलिए पार्टी में थोड़ा सा वो साइडलाइन चल रहे थे। तो भाजपा का लाइन भाई अलग है, हिंदुत्व का एजेंडा हो गया या और भी जो एजेंडा, भाजपा की अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी अपने अंतरराष्ट्रीय राजनीति अपने ढंग की है, तो उसमें ये बार बार बयान देके फंस जा रहे थे, तो किरकिरी हो जा रही थी। अब फाइनली ये क्या होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। फ्री होके पूरी तरह से बोल ही दिया। सर ने बताया भी कि चुनाव है भाई उत्तर प्रदेश में, तो चुनाव लड़ेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ ही मुझे लगता है कि ये जा सकते हैं, उनके तरफ ये लेकिन एक बात है कि इनके बेटे जो है भाजपा के साथ, ये तो बेटे तो भाजपा के साथ है, बिल्कुल उनके पुत्र जो है भाजपा के साथ, तो हो सकता है वहां जाकर, लेकिन सर भाजपा के खिलाफ ही या भाजपा एंटी भाजपा बयान देके ही तो ये फंसते थे। लेकिन देखिए अगर उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा के खिलाफ वाली पार्टी में जाएंगे, ठीक है, वहां अपनी राजनीति करने के लिए, तो इनके पुत्र का क्या होगा? ऐसे बहुत सारे राजनीति में ऐसे चीजें देखने को मिलती है कि जहाँ पिताजी किसी और पार्टी में है, बेटे किसी और, आप जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह का देख लीजिए, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल। सुधाकर सिंह अंततः फिर गए, फिर गए बाद में, लेकिन राजद में ही गए, फिर गए बाद में, लेकिन ऐसी पार्टियां ऐसा तो होता है ना सर, भाई दूसरे अलग अलग पार्टी में रहते हैं, लेकिन पिता पुत्र का जो है कम देखने को मिलता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है सर। मतलब आप कह रहे हैं कि ये चीज हो सकता है। इसमें एक संभावना बनती है कि अगर केसी त्यागी अपनी राजनीति चमकाएंगे तो पुत्र की राजनीति कुंद पड़ जाएगी, जबकि अभी जो चल रहा है विरासत की राजनीति चल रही है, बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश में तो मुलायम सिंह ने स्थापित कर दिया, मुख्यमंत्री भी बनवा दिया अखिलेश यादव को। अब जो है मायावती अपने भतीजे को ला रही है। लेकिन इनके आकाश आनंद है ना, बेटे आकाश आनंद को आगे ला रही है, लेकिन इनके बेटे जो है सर, इनके विरासत पे वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। नाम है, ठीक है भाई, इनका बड़ा नाम है तो वो नाम तो रहेगा ही, लेकिन पूरी तरह से इनके विरासत वाला जो राजनीति है वो उनका एक अलग राजनीति है। वो आप देखें कि समाजवादी विचारधारा उनके पुत्र की नहीं है। एक बात मानते हैं कि बहुत राजनीतिज्ञों की कहती है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राजनीतिज्ञों की कोई रिटायरमेंट उम्र नहीं होती, ना टायर्ड होते हैं ना रिटायर होते हैं। उन्होंने कहा ना राज्यसभा में कि पॉलिटिशियन ना टायर्ड होते हैं ना रिटायर होते हैं, तो यह भी जो है रिटायर्ड नहीं होना चाह रहे हैं और ना टायर्ड है, यह भी नहीं है कि टायर्ड है, करेंगे हम फिर बैठक करेंगे, फिर आगे की समर्थकों के साथ बैठक करना ही वाले हैं। तो इनका इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ, मुझे जो लगता है सर कि समाजवादी पार्टी मतलब ओपिनियन है। अगर जाहिर सी बात है दो अलग अलग पार्टी है, दोनों पार्टी के अलग अलग विचारधारा होंगे, बेटा अगर इस पार्टी में होगा, पिता इस पार्टी में होंगे, तो थोड़े क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब जैसे हमने केसी त्यागी के बारे में बात कर लिया, और बिहार में राजनीतिक हलचल ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा देकर राज्यसभा नहीं चल जाते। लेकिन अब थोड़ा हम लोग बंगाल चुनाव की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो सागर जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बंगाल गए, वहां बहुत सारे लोगों से बात किया आपने, वहां जनता से जानना चाहा कि वो लोग क्या चाहते हैं, इस बार भी ममता बनर्जी को चाहते हैं, भाजपा को चाहते हैं कि या किसी और पार्टी को चाहते हैं। तो जैसे कि खबरें हैं कि ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर से ही लड़ेंगे और नंदीग्राम की तरफ वो देख तक नहीं रही है, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं?
देखिए नंदीग्राम से वो चुनाव हार गई थी, बड़ी किरकिरी हुई थी, बंगाल को पता कर लिया ममता पिछले बनर्जी चुनाव ने। की बात की जाए हाँ, तो। लेकिन नंदीग्राम में चुनौती देकर शुभेंदु अधिकारी उनको हरा दिए थे। तो ममता बनर्जी अब किसी चुनौती वगैरह में फंसना नहीं चाह रही हैं। वो थोड़ा सा देखिए डर भी है, भाजपा जिस तरह से एक्शन मोड में दिख रही है और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी ममता दीदी के प्रति है, हम लोगों ने फील्ड पे फील किया है और देखिए वीडियोस भी लगातार न्यूज हाट पर अपलोड हो रहे हैं कि पब्लिक जिस प्रकार से गुस्से में है, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उसको लेकर आप देखिए कि बहुत सारे कैंडिडेट भी ममता बनर्जी ने चेंज किया है। तो अब वो चुनौती वगैरह में मतलब फंसना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे कि किसी तरह से जीत जाया जाए, इसीलिए वो नंदीग्राम छोड़ के भवानीपुर से ही की है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उनके पीछे पीछे भवानीपुर भी पहुंच गए। अच्छा, अब भवानीपुर से फिर तो मतलब उनका पूरा फोकस भवानीपुर पे है? नहीं, देखिए शुभेंदु अधिकारी बड़े नेता हैं, पूरे बंगाल की राजनीति वो कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये साइकोलॉजिकल होता है। अब बैट्समैन और बॉलर की भूमिका देखिए, साइकोलॉजिकल दबाव डाला जाता है बॉलर पर, तब जाके उसका बॉल गड़बड़ाता है। उसी तरीके से साइकोलॉजिकल प्रभाव डाल रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर, हाँ, प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई हम पिछले बार जैसे नंदीग्राम से हरा दिए तो इस बार भवानीपुर से भी हरा देंगे आपको। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, भाजपा की रणनीति है कि चुनाव में, ठीक है, 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जी सर, वह जीत गई, बम्पर मेजॉरिटी से जीती, और भाजपा भी 3 से जो है 77 सीट पड़ गई। ऐसा नहीं कि भाजपा बहुत पीछे रही, ठीक है, सरकार नहीं बनी, जी सर, ममता बनर्जी, लेकिन कड़ा टक्कर दिया था भाजपा। ममता बनर्जी आ गई सत्ता में फिर से, लेकिन स्वयं चुनाव हार गई थी नंदीग्राम से, और उनको हराने वाले थे शुभेंदु अधिकारी, भाजपा के कैंडिडेट, जो अभी भाजपा के सर्वे सर्वा है बंगाल पर। जी सर। तो इस बार जो भाजपा ने ममता बनर्जी पर प्रेशर डालने के लिए, ममता बनर्जी पर जो होता है राजनीतिक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी हार गई तो मुख्यमंत्री तो थी, बन गई थी, बना दिया गया, लेकिन 6 महीना के अंदर तो जितना चुनाव, तो भवानीपुर की सीट जो उनकी पार्टी का था उन्होंने खाली कर दिया और भवानीपुर से ममता बनर्जी जीत गई, उपचुनाव हुआ। मुख्यमंत्री अभी तक है, वर्तमान में भी है। तो इसीलिए भवानीपुर सीट पर भी शुभेंदु अधिकारी को ही उतारा गया कि यही ममता बनर्जी को हरा सकते हैं। तो अब ममता बनर्जी अपनी सीट बचाने में ज्यादा व्यस्त रहेगी, ऐसा नहीं कि नंदीग्राम की तरह हमको जो है भवानीपुर में भी शुभेंदु अधिकारी जीत कर दे, तो अपनी सीट बचाने में वह रहेगी व्यस्त। जब अपनी सीट बचाने में व्यस्त रहेगी तो और सीटों पर उसका ध्यान कम जाएगा। तो भाजपा की यह एक रणनीति दबाव बनाने की, इसलिए भाजपा ने इनको घेर लिया। और जिस तरह से कहा जाता है, चर्चा तो सियासत में होते ही रहती है ना, कहा जाता है कि ममता बनर्जी पहले ही हार गई, चुनाव आने से पहले ही नंदीग्राम को छोड़ दी, भय के मारे कि हम हार जाएंगे, तो पहले ही हार। भाजपा की चुनौती क्यों नहीं स्वीकार की? भाजपा की चुनौती स्वीकार करना चाहिए था ना, नंदीग्राम से भी लड़ती, लेकिन पहले ही हार मान ली नंदीग्राम से नहीं लड़कर। तो आगे भी जो है उस ऐसी ही तस्वीर तो नहीं आ रही, ममता भयभीत तो है, क्योंकि एसआईआर हुआ, एसआईआर को लेकर वो चुनाव आयोग और एसआईआर, चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर कराया गया, और चुनाव आयोग के जो क्रियाकलाप, जो भी एक्शन चुनाव आयोग लेता है, उस पर ममता बनर्जी सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, है ना, सुप्रीम कोर्ट में तक गई, लेकिन अभी भी उसको भय लगा हुआ है कि हमारा जो है कहीं पासा बिहार की तरफ पलट नहीं, क्योंकि वह बोली भी है, कई बार अपने भाषणों में बोली है कि बिहार में जो चुनाव आयोग कर लिया, भाजपा जो कर लिया, वो बंगाल में नहीं होगा, ऐसा बोलती है। वे तो अपने वोटरों को जो है क्या कहता है, उसका हिम्मत बनाए रखने के लिए, उसका हौसला अफजाई के लिए वो ऐसा बोलती है, लेकिन अंदर से वह घबराई हुई है कि जो वोटर कट गए, वोटर कटे हैं ना जी, तो जो ये भारी पैमाने पर वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है एसआईआर की वजह से, सिर्फ भवानीपुर में 50,000 ज्यादा कट गया है वोटर का लिस्ट नाम पिछले बार का। तो इससे जो है ना ममता बनर्जी भयभीत है, ऐसे 2 करोड़ कुछ वोटर, 2 करोड़ नहीं,
इतना आंकड़ा भी नहीं है स्पष्ट, जी। कितने वोटर कट गए जो ममता बनर्जी दहशत में, इन वोटरों के कारण, और सरकार का चाहे केंद्र सरकार का या नरेंद्र मोदी का या फिर अमित शाह का जो कहना है कि हम घुसपैठियों, एक एक घुसपैठियों को जो है वोट से रोकेंगे, नाम घुसपैठियों का कटा है, निकाल देंगे हम बंगाल से, और निकलना भी चाहिए। हाँ, वो तो फिर वो तो अलग विषय हो गया जी। लेकिन जो चुनाव आयोग ने सख्ती बरती है, और उतना ही नहीं, अब आगे भी सख्ती बरतने वाली है। तो चुनाव आयोग का जो सख्ती चलेगा, चल रहा है डंडा, उससे ममता बनर्जी इस बार चिल्ला रही है ना, भय, इसीलिए उसी भय के कारण वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं। जी सर आप कुछ नहीं, बिल्कुल वही बात है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी मैंने पहले ही बताया, ममता बनर्जी परेशान है, कई कैंडिडेट, लगभग 70 से अधिक कैंडिडेट अपना वो बदल दी, तो साफ है कि कहीं ना कहीं घबराहट है। और जब अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्शन ले रहा है, तब उस पर लेटर ममता बनर्जी लिख रही हैं। सर ज्यादा विशेष बताएंगे कि बिहार में भी जब लालू राज था, लालू शासन था, जिसे भाजपा और सत्ता पक्ष के लोग जंगल राज कहते हैं, तो उसको हटाने के समय भी इसी तरीके का कुछ प्रशासनिक फेरबदल किया गया था। टीएन सेशन उस समय इलेक्शन अधिकारी थे यहाँ पे, लोग उसी तरह का माहौल बंगाल में भी करना पड़ेगा। देखो, चुनाव में बिहार में जो होता था पहले 2005 से पहले, जी सर, मार्च के जो चुनाव हुआ था 2005 में, उसमें भी इसी तरह का खेला हुआ था, है ना। और लेकिन जब केजे राव को बनाया गया विशेष अधिकारी चुनाव आयोग के द्वारा, तब उसने जो सख्ती बरती, पहले लोग कहता है, जो कहता है लोग कि बंगाल में होता है दहशत, बूथ पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता है, मतदान के बाद पीटा जाता है, घरों को, उसके घरों को चिन्हित कर जो है, जैसा बिहार में 2005 से पहले होता था, धमकाया। 2005 के पहला चुनाव जो हुआ था उस समय भी हुआ, है ना। तो वही स्थिति, उससे भी बदतर स्थिति बंगाल की है, यहाँ भी था। लालू प्रसाद जी कहते थे कि मेरा जीन निकला है हादसा से, लेकिन वह जीन नहीं निकलता था, बूथ पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, बूथ में तो लुटा जाता था। हाँ, वही बता रहे हैं। उसके बाद उनके जो आदमी थे वह बूथ लूट लेते थे और वहां मनमाना ढंग से वोटिंग कर देते थे, तो नतीजा आ जाता था फेवर में। तो इसलिए जो है ना, दहशत फैलाने की कोशिश होती थी, ताकि जो भाजपा के वोटर थे, जदयू के वोटर थे, वह बूथ तक नहीं जा पाते थे। तो वही स्थिति बंगाल में है। लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती हुआ, और केजे राव जैसे चुनाव आयोग के अधिकारी आए और उन्होंने पूरे बिहार में निष्पक्ष चुनाव करवा दिया। नतीजा हुआ कि लालू प्रसाद की सरकार, 15 सालों की सरकार चली गई। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग अगर सख्ती बरतता है तो कहीं न कहीं नतीजे जो है निष्पक्ष चुनाव के आते हैं। जी सर, तो बंगाल में भी यही हालात है। और सर जैसे इलेक्शन कमीशन के बारे में अभी बात हो ही रही है, और आप लोग दोनों ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन काफी ज्यादा एक्शन मोड में है, तो एक सवाल यहाँ पे ये होगा कि जैसे आज ही खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने कई सारे अधिकारियों को बदल दिया, कई सारे आईएएस का ट्रांसफर हो गया, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, चुनाव आयोग यही करता है ना, जिन अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप रहता है जी, किसी भी तरह का, तो शिकायत मिलती है। कुछ शिकायत तो पार्टी के द्वारा भेजा जाता है, कुछ शिकायत चुनाव आयोग जो है अपना एक सर्वे टीम से करवाता कि आरोप ऐसा नहीं कि पक्षपातपूर्ण हो, तो आरोप जो है उसकी पुष्टि करता है। पुष्टि करने के बाद उन अधिकारियों को चुनाव तक काल से हटा देता है। जी। बंगाल में भी यही कर रहा है चुनाव आयोग, है ना। मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक को हटा दिया, कलकत्ता के जो है पुलिस कमिश्नर तक को बदल दिया गया है, उनके जगह दूसरे को रखा गया, और इसके अलावा 15 और अधिकारी हैं जिनका तबादला कर दिया गया है। तो ये सब एक्शन आयोग के द्वारा उठाया जा रहा है, जिससे ममता हताश और निराश है ना। लेकिन सवाल है कि देखो, बड़े अधिकारियों को तो हटा दिया गया, लेकिन अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो थानेदारों को भी बदलना होगा, क्योंकि थानेदारों की भूमिका अहम होती है ना, क्योंकि थानेदार होते हैं राज्य सरकार के, है
अधीन, तो वह जो है पक्षपातपूर्ण चुनाव कराने में उसकी भूमिका अहम होती जी, है ना। तो अधिकारियों को जहाँ डिप्लॉय करना रहता है, पैरामिलिट्री आएगा, अर्धसैनिक बल, उसको डिप्लॉयमेंट कराएगा, रास्ता बताएगा जाने का आने का, वो सब काम तो जिस थाना का क्षेत्र में बूथ पड़ता है उसके थानेदार ही नहीं करते हैं। जी सर। तो ये सब एक समस्या है, आपका क्या कहना है? जी सर, डिटेल बता देते हैं दर्शकों को। देखिए, मुख्य सचिव जो नंदिनी चक्रवर्ती थी उनको हटा दिया गया, उनको हटा के दुष्यंत नारियाला को लाया गया। उसके बाद गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को हटा के संघमित्रा घोष को बना दिया गया। पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी जो थे पीयूष पांडे को हटाकर सिद्धनाथ गुप्ता को बना दिया गया, और एक डीजीपी जो पूर्व हो गए उनको तो भाई राज्यसभा भेज दिया गया टीएमसी के तरफ से। तो भाई मिली भगत दिख रहा है ना, सामने ही दिख रहा है कि पुलिस और टीएमसी के बीच में क्या गुणागणित है। डीजीपी पूर्व हुए जैसे ही उनको राज्यसभा भेज दिया गया, गिफ्ट दे दिया गया। तो इसी तरीके से 19 और एडीजी रैंक के हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, जिलाधिकारी हैं, हाँ, बहुत सारे अधिकारियों को चेंज किया गया, और जिनको हटाया गया है उनको ये निर्देश दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि किसी भी चुनाव के काम में इनको नहीं लगाया जाए। मतलब किसी भी प्रोसेस में वो इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, चुनाव से संबंधित किसी काम में ना हस्तक्षेप करेंगे। तो मतलब अब इसी पर क्या हुआ कि ममता बनर्जी एकदम छटपटा गई, लेटर उटर लिख रही है। क्या हुआ लेटर, इलेक्शन कमीशन जब दे दिया सब मछली की तरह छटपटा रही है। पहले एसआईआर से की वजह से छटपटाई, अब ये सब चीज छटपटा रही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा बयान और बड़ा डिमांड कर दिया है। उन्होंने कहा है केवल ये अधिकारियों को हटाने से नहीं होगा, आपको थाना के जो इंस्पेक्टर हैं, मेन खेल वही करते हैं, उनके माध्यम से ही टीएमसी के जो लोग हैं वो डराने का काम करते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि थानों के जो इंस्पेक्टर हैं उनको भी बदल देना चाहिए। लेकिन सवाल यही है ना कि भाई थाने के इंस्पेक्टर को कहाँ बदलिएगा। उसमें भी चुनाव आयोग को जब गया है, मांग किया गया है, तो चुनाव आयोग देखेगा कि किस थाना क्षेत्र के किस जो है इंस्पेक्टर पर ऐसा आरोप लग रहा है, तो उसको फिलहाल बदल दिया जाता है। उनकी जगह दूसरे अधिकारी जो पुलिस के होते हैं थाना में, उनको तत्काल प्रभाव से बना दिया जाता है। 2-3 बार वार्न भी कर दिया जाएगा तो थोड़ा वो लोग सचेत रहेंगे इस चीज को लेकर। एक है इस तरीके का, लेकिन बिल्कुल हमारा भी यही मानना है कि देखिए फेयर इलेक्शन कैसे होगा जब हमने कैमरे पे बहुत लोगों से बात की, लोग डरते हैं बोलने से, डेमोक्रेसी है। हमने तो एक आदमी से बात किया, वो कहा कि नहीं हम नहीं बोलेंगे। एक आदमी ने कहा कि हम हिंदू हैं तो इसलिए नहीं बोलेंगे। मतलब इतना डर है, इतना डर है लोगों में, इतना डर उनमें भर दिया गया। हाँ, ममता बनर्जी ने भी कहा, मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने ऐलानिया तौर पर कहा टीएमसी की सरकार है इसलिए बंगाल का हिंदू सुरक्षित है। अगर टीएमसी की सरकार चली गई तो यहाँ जो है दूसरे समुदाय के लोग जीना हराम कर देंगे। उन्होंने धमकी दिया वहाँ बंगाल के हिंदुओं को, है ना। जी, मतलब बड़ा भीषण जो है रण इस वक्त होने जा रहा है, और हम भी जा रहे हैं जी बंगाल, वहां से तो फिर वहां से आप सारे जितने भी खबर होंगे वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चलिए, तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर केसी त्यागी ने जेडीयू का साथ क्यों छोड़ा, नीतीश का साथ क्यों छोड़ा। साथ ही हमने बात किया है कि ममता बनर्जी काफी ज्यादा डरी हुई हैं, छटपटा रही हैं, जो भी उनके साथ सरकार जो वहां पे अपने तमाम फैसले ले रही है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जितने भी चीजें किए जा रहे हैं उसकी वजह से ममता बनर्जी काफी ज्यादा डरी हुई है। और हमने इलेक्शन कमीशन जो कि बहुत ही ज्यादा एक्शन मोड में चुनाव को लेकर आ गया है उस पर भी हमने बातें की है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।